वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग फ्रेंड्स 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जीके जीएस का। इसमें आपको करंट अफेयर्स का भी प्रश्न शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट है जो आपको बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। इसका जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही अच्छा है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, कम समय में देख लेते हैं। पहला सवाल है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। सवाल नंबर 2 है, मगरमच्छ किस वर्ग से संबंधित है? तो मगरमच्छ है जो फ्रेंड्स सरीसृप वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका जवाब आप लोग बताएं फ्रेंड्स कि आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? ध्यान रखिएगा, आनुवंशिकता शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में मार्गन, बी में मेंडल, सी में बेटसन और डी में जोहानसन। तो कौन होगा इसका फ्रेंड्स राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेटसन। डब्ल्यू बेटसन इसका पूरा नाम है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडेलिव कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। लेकिन अगर पूछा जाए आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था, तो डब्ल्यू बेटसन ने गढ़ा था। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? देखिए, जानू फलक क्या है फ्रेंड्स? तो एक त्रिकोणाकार की हड्डी होती है, ठीक है, जो घुटने पर आगे की ओर स्थित होती है, ठीक है, जानू फलक। तो इसका दूसरा नाम है जो जानविक कहा जाता है, ठीक है, यानी पटेला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 5 आपका है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसमें आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लौह। सवाल नंबर 6 को देखिए, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले प्रायः मरते हैं। जो अल्कोहल यानी जो शराब का ज़्यादा प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, कौन सी बीमारी होती है? तो सवाल नंबर 6 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सिरोसिस हो जाएगा। देखिए, लीवर सिरोसिस यकृत से संबंधित गंभीर बीमारी है। याद रखिए फ्रेंड्स, जो सिरोसिस है वो लीवर में होता है और लीवर सिरोसिस है जो यकृत से संबंधित बहुत बीमारी है। तो जो अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, उनका लीवर खराब होता है। इसका जो बीमारी का नाम है फ्रेंड्स, लीवर सिरोसिस होता है, ठीक है, लीवर में होता है। तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरोसिस। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपका है फ्रेंड्स कि नींबू में पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? गेस करें, एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एसिटिक अम्ल है जो आपको सिरका में पाया जाता है फ्रेंड्स, सभी याद कर लें। टार्टेरिक अम्ल है जो आपको इमली और अंगूर में पाया जाता है। और आपका बिच्छू के डंक में और जो लाल चींटी होते हैं उसमें आपको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एक बार फिर से सुन लें। एसिटिक अम्ल सिरका में, टार्टेरिक अम्ल अंगूर और इमली में, साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में, और डी में आपका है जो फॉर्मिक अम्ल है जो बिच्छू और लाल चींटी होता है उसके डंक में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, साइट्रिक अम्ल। बाकी भी सब याद रखें। सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, जिसे आपको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखें। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि एक आलू कंद को 2 आधे भाग में काटा गया है। इसमें से एक काटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन के कुछ बूंदे गिराई गई है। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भूरे से नीलाभ काला, ठीक है, भूरे से कैसा? नीलाभ काला। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरोटीनाइड। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाता है उसका क्या नाम है? तो कैरोटीनाइड इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणें को अवशोषण कर लेती है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, तो आपका ओजोन हो जाएगा, ठीक है। ओजोन का उस सूत्र क्या होता है? O3 होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपको K4NiCN के होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 0 है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आलू का खाने वाला भाग कहलाता है। क्या कहलाता है आलू का खाने वाला भाग? तो क्या कहते हैं उसे फ्रेंड्स? तना कहा जाता है, ठीक है ना। यानी आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो तना को खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 14 को देखें, प्रकाश बिखराव किसमें होता है?
तो किस में होता है, तो जो कोलाइडी घोल होता है फ्रेंड्स, कोलाइडी विलयन होता है उसमें, या प्रकाश का बिखराव होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का। 15 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि रबड़ को वलनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। तो सवाल नंबर आपका 15 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। रबड़ को वलनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या है, तो सल्फर। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें कि शीतकाल में एक मोटी कमीज को अपेक्षा दो पतली कमीजों हमें अधिक गर्म क्यों रखती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो। तो सवाल नंबर 16 एक बार फिर से सुने कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है। तो सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करते हैं। याद रखिएगा, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपका है फ्रेंड्स कि अंतदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा यंत्र, अंतदर्शी। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्वृष्ट है, अंतर्वृष्ट है फ्रेंड्स। तो इसका जो सवाल नंबर 17 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाशीय फाइबर। ठीक है, प्रकाशीय फाइबर उसमें अंतर्वृष्ट है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुतम स्तर होता है। तो रात के क्षेत्र में आपको 45 डेसिबल होता है न्यूनतम, यानी कि इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे फिर कानूनी जुर्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि रात के समय में आवासीय क्षेत्र में आपको 45 डेसिबल से ज़्यादा वॉल्यूम में आपको शोर नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना याद रखेगा, 45 डेसिबल। सवाल नंबर 19 को देखें। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। देखिए पक्षी है जो बहुत ऊंचे उड़ते हैं फ्रेंड्स, कोई पक्षी जो आकाश में देखें बहुत ऊंचा में उड़ते हैं तो उनको सांस लेने में क्यों प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वही पूछा जा रहा है। तो 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है। ठीक है, यही कारण है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर भी उनमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होता है। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखिए फ्रेंड्स कि धारावाहक चालक किससे संबंध होता है। तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत क्षेत्र से। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है। तो राष्ट्रपति किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को। सवाल नंबर 22 को देखिए। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। बहुत ही वीवीआई सवाल है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जो केंद्र सरकार है किसके सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है। सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग से। ठीक है फ्रेंड्स, किसका, तो वित्त आयोग। तो सवाल नंबर 23 को देखें कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं। तो राज्यसभा में कितने करते हैं फ्रेंड्स, तो राज्यसभा में आपका 12 करते हैं फ्रेंड्स। अब लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन के करते हैं, तो 2 करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर बी हो गया, 12 सदस्य। सवाल नंबर 24 को देखिए कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय मुख्य रूप से होता है स्थानीय सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। सवाल नंबर 25 को देखें कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्रभारित की जाती है। 25 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत की संचित निधि को। किसको, तो भारत की संचित निधि को। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है, यानी किस पे प्रतिबंध लगाया गया है फ्रेंड्स। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकतः रूपांतरित बैगन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है, निशान ने रोक लगाया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकतः रूपांतरित बैगन पे। चलिए सवाल नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। ऑप्शन ए में 48वां संविधान संशोधन है और आपका
बी में 59वां है, सी में 61वां है और डी में 78वां है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष जो मतदान की आयु थी उसे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 आपका है फ्रेंड्स कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद होता है फ्रेंड्स आपका मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें कि किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की। बहुत ही विवाह सवाल है फ्रेंड्स। तो केंद्र और राज्य संबंध की जांच के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी समिति है। तो सवाल नंबर जो आपका 29 है फ्रेंड्स, ठीक है। 29 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरकारी आयोग। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सरकारी आयोग। चलिए सवाल नंबर अब 30 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 है संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो सवाल नंबर जो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोधा की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। सवाल नंबर 31 को देखें। सवाल नंबर 31 है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। असम के बारे में पूछा जा रहा है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, असम है जो कुल मिलाकर यानी कि केंद्र शासित और राज्य से मिलाकर के फ्रेंड्स आपको सात क्षेत्रों से घिरा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 32 को देखिए। सोन और नर्मदा निकलती है, तो कहाँ से निकलती है सोन और नर्मदा फ्रेंड्स। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है। पतन नगर नहीं कौन है फ्रेंड्स, गेस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए आपका टोक्यो है फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क है, लंदन भी है, जबकि कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है फ्रेंड्स वो है जो पतन नगर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। सवाल नंबर 34 को देखिए। सवाल नंबर 34 आपका फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है। तो देखिए सवाल नंबर जो 34 है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लूनी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है। तो लूनी नदी है जो भूमि बंधित नदी है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 35 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपको केरल में सबसे ज़्यादा रबर होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 36 को देखिए। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है। चांदी कहाँ उपलब्ध नहीं होती है फ्रेंड्स। तो 36 का जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में चांदी नहीं होती है, ठीक है। सवाल नंबर 37 सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। गेस के रेफरेंस कब होगा इसका राइट आंसर। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछा जा रहा है, तो 22 दिसंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 39 को देखिए। साफ रात मेघीय रातों के अपेक्षा अधिक ठंड होती है। जी हाँ, जो साफ रात होता है फ्रेंड्स वो मेघीय रातों के अपेक्षा अधिक ठंड होती है। किसके कारण से होती है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। विकिरण के कारण ऐसा होता है कि साफ रात है जो मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, तो किसके कारण। तो विकिरण के कारण होता है। चलिए सवाल नंबर 40 को देखिए। सवाल नंबर 40 है किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। केशिका फ्रेंड्स केशिकत्व के बारे में आप लोग सुने होंगे। किस मिट्टी में कैपिलरी यानी केशिकत्व के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी है जो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। जैसे लालटेन के बत्ती में तेल का चढ़ना फ्रेंड्स केशिकत्व के कारण होता है, उसी संबंधित है ये। तो चिकनी मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चलिए सवाल नंबर 41 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। गेस करें फ्रेंड्स कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको सैंटोस, ठीक है। सैंटोस को कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है, कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। किसको, सैंटोस को। सवाल नंबर 42 को देखिए फ्रेंड्स। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों की सही अनुक्रम। ये बहुत ही विवाह सवाल है फ्रेंड्स, ये बहुत बार एग्जाम में इस तरह का प्रश्न रिपीट हुआ है। तो गेस करें फ्रेंड्स, थोड़ा वक्त देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 42 का, ठीक है फ्रेंड्स। गेस करें तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है फ्रेंड्स आपका क्षोभ मंडल, ठीक है।
क्षोभ मंडल में ही फ्रेंड्स आपको वो बिजली की घटना, बिजली का कड़कना, बादल का गिरना किस में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद समताप मंडल आता है फ्रेंड्स, उसके बाद मंद मंडल आता है, उसके बाद में आयन मंडल आता है और लास्ट में फिर आपका बहिर्मंडल आता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। और समताप मंडल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। और इसको मिडिलोस्फेयर कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको आयन मंडल को आयनोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब अंग्रेजी का टर्म भी याद रखिएगा। तो कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो बिजली से संबंधित घटना, बादल का गिरना किस मंडल में होता है, अंग्रेजी दिया रहेगा फ्रेंड्स ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 43 नंबर सवाल को। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? बहुत ही विवरण सवाल है फ्रेंड्स आपका इकोनॉमिक्स से। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एकाधिकार बाजार में संरचना में विक्रेता की संख्या कितनी होती है? तो 1 ही होता है। सवाल नंबर 44 को देखिए, बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन सी है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार। बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन सी है? तो पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार। चलिए सवाल नंबर 45 को देखिए फ्रेंड्स कि किस कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में खाली स्थान में सुधार किया जा सकता है? तो 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना। किस कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार किया जा सकता है? तो ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना। देखिए सब इकोनॉमिक्स का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान से सबको याद कर लें। अगला सवाल है कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंध में है? किसने कहा था फ्रेंड्स, किससे संबंधित है पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कौन सा अर्थशास्त्र से संबंधित है कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए? तो 46 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मानक अर्थशास्त्र के अनुसार ये है, ठीक है। कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंध में है? तो मानक अर्थशास्त्र के संबंध में है। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें कि मूल लागत किसके बराबर होती है? बहुत ही विवरण सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। ध्यान से याद कर ले फ्रेंड्स कि मूल लागत किसके बराबर होती है? तो प्रवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। चलिए सवाल नंबर 48 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 48 है कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक कि जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता उसे कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि अल्पकाल में जो आरबीआई है जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता उसे क्या कहा जाता है? तो 48 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उसे क्या कहा जाता है? रेपो दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 49 को देखिए। सवाल नंबर 49 आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो तीव्र जनसंख्या ये तो है फ्रेंड्स, कौशल का अभाव ये भी है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये है जो उत्तरदायी नहीं है। बाकी जनशक्ति नियोजन का अभाव ये सब है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन एक बार फिर से समझें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्तरदायी नहीं है। चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री जनधन योजना आरंभ की गई थी, बहुत ही विवरण सवाल है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको कब लागू की गई थी फ्रेंड्स? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 28 अगस्त 2014 को लागू की गई थी, ठीक है, आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो सवाल नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 51 को देखिए। सवाल नंबर 51 है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की स्थापना वर्ष है। मैं पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि इस प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। सवाल नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष है तो हुआ था आपको 1999 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 52 को देखिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, बहुत बार ये प्रश्न मैं बता चुका हूँ। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 53 को देखिए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था उनका दामाद था जमाली फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 54 को देखें कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सर्वप्रथम कौन सा अनाज को प्रयुक्त किया गया था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में गेहूं, चावल, बाजरा या जौ। तो इसका जौ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो
करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। सवाल नंबर 55 को देखिए फ्रेंड्स कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 55 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कुंभा और क्रमु। सवाल एक बार फिर से सुने क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कुंभा क्रमु। चलिए सवाल नंबर 56 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 56 है विक्रम एवं शक संवतों से कितना अंतर है वर्षों में है? तो गेस करें फ्रेंड्स 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। सवाल नंबर 57 को देखिए फ्रेंड्स, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? जो भागवत संप्रदाय का विकास हुआ था फ्रेंड्स उसमें किसका है देन सबसे अधिक है? तो सवाल नंबर जो 57 है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर गुप्त। ठीक है, किसका? तो गुप्त वंश का ज़्यादा सहयोग है। सवाल नंबर 58 को देखिए, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? किसने लिखे फ्रेंड्स? तो जहांगीर है जो अपनी आत्मकथा है जो किसमें लिखी थी? फारसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 59 को देखें कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो गेस करें फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उतबी। ठीक है, याद रखिएगा महमूद गजनबी का दरबारी में इतिहासकार यानी कवि के रूप में कौन था? तो उतबी था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा है, पूरा वीडियो जरूर देखें। सवाल नंबर आप 60 को देखें फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? देखिए इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार दरोगा में फ्रेंड्स। सवाल नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलादीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। चलिए सवाल नंबर 61 को देखें कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी फ्रेंड्स? तो इन्होंने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से सुने एक बार प्रश्न, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। क्या उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। सवाल नंबर 62 को देखें फ्रेंड्स कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ों की जड़ क्या थी? तो 62 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कंधार। कंधार के कारण ही ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा हुआ था। चलिए अगले सवाल नंबर 63 को देखें। सवाल नंबर 63 आपका है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो कौन आलोचना करती थी फ्रेंड्स? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी बंगावासी, काल और केसरी सभी है जो आलोचना करती थी। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रियता पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगवासी और काल और केसरी सभी है जो इसकी आलोचना करती थी। चलिए सवाल नंबर 64 को देखें। सवाल नंबर 64 आपका है फ्रेंड्स, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें राइट आंसर क्या होगा इसका? 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास। चलिए सवाल नंबर 65 को देखें, संविधान का पहला सत्र हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं फ्रेंड्स कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है प्रश्न, तो गेस करें। तो संविधान का पहला सत्र कह सकते हैं फ्रेंड्स, या संविधान सभा का पहला बैठक तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 66 को देखिए फ्रेंड्स कि सर टॉमस मुनरो भूराजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो 66 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। याद रखिएगा सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त संबंध है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सवाल नंबर 67 को देखिए फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 67 को देखिए। सवाल नंबर 67 बहुत ही वीवीआई सवाल है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। तो 1872 में जो आपका सिविल मैरिज एक्ट पारित हुआ था फ्रेंड्स, उसमें लड़कियों की जो न्यूनतम आयु निर्धारित किया था वो 14 वर्ष किया था। याद रखिएगा कितना? 14 वर्ष। और लड़कों का फ्रेंड्स कितना किया था? तो 18 वर्ष। दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 68 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से आपका इंडियन नेशन का होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है हरिजन। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो देखिए हरिजन पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी ने। और कौन सा भाषा में किए थे फ्रेंड्स? तो ये आपका अंग्रेजी भाषा में था।
और इन्होंने एक किया था फ्रेंड्स आपका हरिजन बंधु, तो हरिजन बंधु था जो आपका गुजराती में था, और एक था क्या फ्रेंड्स हरिजन सेवक, तो हरिजन सेवक है जो हिंदी में किए थे। तो तीनों को याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर अब 70 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 70 है फ्रेंड्स कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने किया था। चलिए सवाल नंबर 71 को देखें कि हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बोरिस जॉनसन। बहुत ही वीवी है फ्रेंड्स। अभी वर्तमान में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन है। चलिए सवाल नंबर 72 को देखें। सवाल नंबर 72 है कि ब्रिटेन का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रीति पटेल को ब्रिटेन का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। किसे, प्रीति पटेल को। सवाल नंबर 73 को देखें फ्रेंड्स कि भारतीय रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी को किस शहर में खोला गया है। भारत के रेलवे के पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी उसका नाम है, वो किस शहर में खोला गया है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में खोला गया है। सवाल नंबर 74 का देखें फ्रेंड्स कि भारत में नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजय कुमार भल्ला को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर 75 को देखें कि ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक कौन सा है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक कौन सा है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52वां रैंक है। कितना, 52वां। सवाल नंबर 76 को देखें कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर को मौद्रिक नीति का पोर्टफोलियो सौंपा गया है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीपी कानूनगो को। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर को मौद्रिक नीति का पोर्टफोलियो सौंपा गया है। तो बीपी कानूनगो को। चलिए सवाल नंबर 77 को देखिए। किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों में वाटर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। ठीक है, याद रखिएगा वाटर टैक्सी चलाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है, तो गोवा ने। चलिए सवाल नंबर 78 को देखें कि एहसान मनी को आईसीसी के वित्त व वाणिज्यिक मामलों का प्रमुख नियुक्त किया गया है, वो किस देश से हैं। तो आपका एहसान मनी है जो किस देश के हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के हैं। चलिए सवाल नंबर 79 को देखें। सवाल नंबर 79 है फ्रेंड्स कि भारतीय टेबल टेनिस का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो 79 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी डेजन पापीज को। चलिए सवाल नंबर 80 को देखें। सवाल नंबर 80 आपका है फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रसारण आपको 23 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 81 को देखें। सवाल नंबर 81 है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन है। ठीक है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सा है फ्रेंड्स। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिलायंस है जो सबसे शीर्ष स्थान पे है। चलिए सवाल नंबर 82 को देखिए। फायर एंड फरी क्रॉप्स, ठीक है, सागा ऑफ वॉल्योर फोर्टिट्यूड एंड सेक्रीफाइस पुस्तक के लेखक कौन है। सवाल नंबर 82 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह है जो आपका इस पुस्तक का लेखक है। चलिए सवाल नंबर 83 को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक बनी। तो कौन बनी है फ्रेंड्स। 83 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बायजूस। ठीक है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक बनी है, तो बायजूस कंपनी बनी है। चलिए सवाल नंबर 84 को देखें। सवाल नंबर 84 है कि सुपर को, ठीक है फ्रेंड्स, सुपारको, ठीक है, सुपारको किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। SUPARCO सुपारको किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पाकिस्तान का। चलिए सवाल नंबर 85 को देखें। सवाल नंबर 85 है फ्रेंड्स कि भारत का पहला अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास, ठीक है, इंड स्पेस EX, ठीक है, भारत का पहला अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास इंड स्पेस EX किस शहर में शुरू हुआ। 85 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। चलिए सवाल नंबर 86 को देखें। CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड कितनी कंपनियों को प्रदान किया गया। तो सवाल नंबर जो 86 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 कंपनियों को प्रदान किया गया। सवाल नंबर 87 को देखें।
एक बार फिर से देख लें फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण सवाल है कि CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड कितनी कंपनियों को मिला है, तो 6 कंपनियों का। चलिए सवाल नंबर 87 को देखें कि हाल ही में बेजी कैदी एसेबिसी का निधन हुआ, वो किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति थे। तो 87 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन? बेजी कैद एसेबिसी, ठीक है, कहाँ के थे, तो ट्यूनेशिया के। सवाल नंबर 88 को देखें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में पहले नंबर कौन सा राज्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, तो 88 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड करंट अफेयर्स का। चलिए सवाल नंबर 89 को देखें कि किस भारतीय संगठन के अनुसंधानकर्ताओं ने मिल्की वे आकाशगंगा में 28 नए तारों की खोज की है। 89 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी एरीज का। चलिए सवाल नंबर 90 को देखें कि किस भारतीय ने अमेरिका में पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड जीता है। तो कौन सा भारतीय है जिसने अमेरिका में पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड जीता है, तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन पटनायक ने अमेरिका में पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड जीता है। किसने, तो सुदर्शन पटनायक ने। चलिए सवाल नंबर 91 को देखें, बिहार लॉन टेनिस परिषद का गठन किस वर्ष हुआ। 91 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1912 में हुआ था। बिहार लॉन टेनिस परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 92 को देखें फ्रेंड्स कि पटना में डेविस कप के मुकाबले किस वर्ष खेले गए थे। पटना में डेविस कप के मुकाबले किस वर्ष खेले गए थे, तो 92 का जो राइट आंसर 1970 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। सब चलिए 93 को देखते हैं। सवाल नंबर 93, सवाल नंबर आपका 93 है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो देखिए मगध का जो उल्लेख है सर्वप्रथम आपको अथर्ववेद में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, 93 का ये। 94 नंबर सवाल देखें कि संजय गांधी मिनी स्टेडियम राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो गेस करें फ्रेंड्स, 94 का सिंपल सा है, पटना में है फ्रेंड्स। संजय गांधी मिनी स्टेडियम कहाँ है, पटना में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 95 को देखें, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स, गेस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो जिसमें 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है, तो बिहार बंधु, और कब शुरू हुआ था, तो 1874 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 96 को देखें कि बिहार के पहला उर्दू दैनिक का नाम क्या था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिहार के पहला उर्दू दैनिक का नाम क्या था, तो नूरुल अनवार नाम था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, इस सब प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। बिहार का पहला उर्दू दैनिक का नाम क्या था, तो नूरुल अनवार। 97 को देखें फ्रेंड्स कि बिहार का पहला उर्दू दैनिक नूरुल अनवार कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स। तो 97 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 में हुआ था फ्रेंड्स। आपको कहाँ से, तो आरा से हुआ था। चलिए 98 को देखते हैं फ्रेंड्स कि राज्य का पहला जैविक ग्राम किसे घोषित किया गया है। राज्य का पहला जैविक ग्राम किसे घोषित किया गया है, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरौर। ठीक है, कहाँ पड़ता है, बोधगया में बकरौर एक जगह का नाम है फ्रेंड्स। उसी को राज्य का पहला जैविक ग्राम घोषित किया गया है बिहार राज्य का। चलिए सवाल नंबर 99 को देखें, बिहार का पहला नायब नाजिब कौन था। तो अली वर्दी खां था जो बिहार का पहला नायब नाजिम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 100 इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार में वर्ष 2015-16 में कुल कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्व सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23.92% है। कितना, 23.92, यानी 23.92% है। फिर से सुने, बिहार में वर्ष 2015-16 में कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्व सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अब आपको कंटिन्यू चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।